आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है वो कभी भी छीन सकता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा हो, परिवार हो, आने से पहले जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये बिल्कुल। सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास आज हैं, कल नहीं है। आपके पास 2 ऐसे दोस्त हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर शायद परसों आप कोई ऐसी चीज करो जिससे उनका दिल दुख जाए और वो चले जाए। मुझे पता तुझे प्यार है तो तुझे कहना क्यों पड़ रहा है ना? तो मुझे लगता है ब्यूटी मिसिंग है। आई ट्रूली बिलीव कि एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आपको प्यार है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसे कहने और एक्सप्रेस करने के लिए आई लव यू ही बोलना है। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्रेस इट। आप किसी को बहुत दूर मिलने जा रहे हो एफर्ट्स लेके, दैट इज़ लव। कहीं खाने के लिए लेकर जा रहे हो, दैट इज़ लव। आप किसी का ख्याल रखना चाहते हो, दैट इज़ लव। पता नहीं ये दौर कब चेंज हुआ, पर आई थिंक वो खूबसूरती मिसिंग खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। और मैं समझता हूँ कि जो इम्पैक्ट वर्ड है ना हमारी इसमें, वो आपकी कहानी है एक इम्पैक्ट स्टोरीज, और शायद इसलिए आप एक ग्रेट गेस्ट हो हमारे शो के लिए, है ना? तो ऑब्वियसली मैं आपसे, बिग बॉस तो एक होता है जो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं ऐसे होता है, उससे पहले की जो कहानी है ना वो मुझे जाननी है। मुझे पता भी है बहुत ही रोलर कोस्टर है, और कहने को मेरा रोलर कोस्टर का मतलब वो नहीं है, सच में वो रोलर कोस्टर है ऐसा। सी आई फील येस ऑफ कोर्स, मोस्टली जितनी भी मेरी आधी ऑडियंस अब ऐसा हो गया है कि उस रियलिटी शो के बाद जानती है। एंड रियली वेरी ग्रेटफुल कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिससे यू नो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, एक्सपोजर बढ़ गया है, लोग आपको जानते हैं ज़्यादा किताबों का एक पन्ना है आप। हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादा तादाद में जानते हैं। पर यार दिस इज़ नॉट इट। ये तो शुरुआत मैंने अगर ऐसे देखा जाए काम करने की कब की थी, तो आई थिंक आई वाज 17 when I started auditioning for things, and I remember एक DM आया था मुझे इंस्टाग्राम पे from an agency, and तब तक कुछ ऐसा था नहीं कि एक्टर बनना है या कुछ करना है एक्टिंग वाइज। स्कूल में हमेशा एक्टिंग की है। हमारे सर थे उल्लास सर, वो कभी क्रेडिट लेते नहीं है। आई डोंट नो अगर ये कभी उन्होंने आपको ढूंढ निकाला था इतना। हाँ, पर वो मतलब उनको कभी मैं स्कूल भी कभी जाती हूँ और मिलती हूँ तो वो उस चीज़ का क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते हैं। एंड आई रिमेंबर 8th स्टैंडर्ड में ही टीचर्स डांस इन आवर स्कूल, सो एक्टिंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल, बट वो डांस और एक्टिंग दोनों किया करते थे। और जब उन्हें लगता था कोई उस काबिल है तो वो बस यू नो ड्रामाज होते थे, मोनोलॉग कॉम्पिटिशन्स होते थे। सो आई थिंक मैं पहली बार जब बॉम्बे भी आई थी, मतलब मैं नवी मुंबई से हूँ, सो जब मैं मुंबई आई थी, मेन मुंबई, इट वाज फॉर अ मोनोलॉग कॉम्पिटिशन जो मैंने 8th स्टैंडर्ड में दिया था विले पार्ले में, व्हाट्स दैट कॉलेज, साथी कॉलेज। सो उसके लिए आई थी। सो उल्लास सर, उनकी वजह से आई कुड फिगर आउट कि अच्छा मतलब दिस इज़ समथिंग आई रियली लव एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो एक्टिंग वगैरह हमेशा से पसंद आने लगा उस चीज़ के बाद, बट कभी उससे एज अ करियर नहीं देखा, बिकॉज ऑफ कोर्स फैमिली में कोई है नहीं, पता नहीं ऑडिशन कैसे देते हैं, कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है, ऑडिशन देना है, तो कोई क्लू ही नहीं था और ना कभी करना था एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी। पर जब वो एक मैसेज आया था एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अपने पापा से बात की एंड हमने तो यू नो डिस्कस किया कि ठीक है देखते हैं क्या करना है ये वो। एंड जैसे ही आप वो है कि आप इंडस्ट्री का नाम सुनते हो तो आपको डर लगता है कि अरे पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता होगा। तो आई वाज लाइक पापा आप चलना साथ में, लेट्स गो। तो हम लोकल ट्रेन से नवी मुंबई से मुंबई आए। फिर उस वक्त ऐसे ऑफ कोर्स सिचुएशंस थी कि यार फाइनेंशियली हमें नहीं, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा था कि हिसाब से चलना है जो भी करना है, मतलब ये नहीं कि ऑटो में घूम रहे हैं फुल, आना है तो कैब बुक कर ली नवी मुंबई से अंधेरी तक, वैसा कोई सिस्टम था नहीं। तो आ गए लोकल ट्रेन से। आई थिंक अभी भी अगर मतलब मुझे कोई बोले कैब से जाना या लोकल ट्रेन, आई वुड प्रेफर लोकल ट्रेन, क्योंकि यार बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी है। आपको कहीं ट्रैफिक में नहीं रुकना, कुछ नहीं, एक जगह बैठे डायरेक्ट लोकल मिलती है आपको। पहले अंधेरी से मिलती थी, अब गोरेगांव से भी मिलती है, सब पता है मुझे। तो गोरेगांव से मिलती है आपको डायरेक्ट पनवेल के लिए लोकल। तो उस वक्त हम लोकल से आए और लोकल ट्रेन में बैठे, यहाँ पर आए। आई रिमेंबर 2 ऑप्शंस थे हमारे पास अंधेरी स्टेशन के बाहर से जीत नगर वर्सोवा के लिए। एक ऑप्शन था AC बस और एक ऑप्शन था बिना AC बस। उसमें कुछ 2-3 रुपए का फ़र्क था। मेरे पापा दोनों का 3 मिला के, इतने भी हम फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं थे, बट आई थिंक एज अ फैमिली हमने ये था कि भाई नहीं, अगर थोड़ा सा भी हाथ छोड़ दोगे ना तो वो हर चीज़ में छूटने लगेगा, तो हिसाब से चलना है।
तो AC वाला तो नहीं लिया हमने नॉर्मल वाली बस ली और गए। अब जब मैं सोचती हूँ यार बस में ट्रैवल करती थी मैं कभी, तो सोच के भी अलग सा लगता है क्योंकि आदत नहीं रही है और बस में मुझे हमेशा से ट्रैवल करना पसंद नहीं था। तो बस से हम गए जीतनगर वर्सोवा, हमारी मीटिंग हुई एंड पापा के साथ थे। आई रिमेम्बर द होल कॉन्वर्जेसन। उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था बस मैं ही तो स्टार हूँ, मेरे लिए तो इंडस्ट्री वेट कर रही थी। बस डिसाइड किया 5 फिल्म्स कराएंगे हम साल में, ऐसे ऐसे ऑडिशन हो जाएगा। मैं क्या पापा बस यही तो चाहिए था, लाइफ सेट है अभी। वहाँ से वापस आए, रात को ही कॉल आया कि यू नो देयर इज एन ऑडिशन, तो कल ऑडिशन होगा, आप किसी सीरियल का है, आप आके दे देना। तो फिर मैं अगले दिन नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, वो मेमोरीज जब मुझे याद आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक नहीं किया यार मैंने किसी से इस चीज़ के बारे में बात। फिर हम वहाँ से फिर मैं अकेले आई नेक्स्ट दिन शाम को ऑडिशन देने के लिए। और फिर इट वाज आराम नगर। आई रिमेंबर आई रिमेंबर मीटिंग रजत फॉर द फर्स्ट टाइम देयर एंड गैरी सर फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। दोनों आई थिंक उस वक्त कास्टिंग कर रहे थे। रजत इज़ ऑल्सो एन एक्टर। आई मीन कभी ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो श्योर हिल रिकग्नाइज इट। सो फिर मैंने वो ऑडिशन दिया और ऑडिशन देते वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट समबडी जिनको मैंने टीवी पे देखा था। तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन और सीइंग समबडी जिसे मैंने टीवी पे देखा और अब रियल लाइफ में देख रही हूँ। शी वाज अ स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट। अच्छा, ओके। तो मैंने उन्हें देखा और वो मेरा पहला ऐसा मोमेंट था कि ओ हाँ इसको तो टीवी पे देखा था, और एकदम खुशी की भाई मतलब छुप के फोटो खींच के भेज दी घर पे कि देखो मैं किसके साथ खड़ी हूँ, कहाँ शेयर कर रही हूँ, भाई आसपास कितने बड़े लोग बैठे हैं मेरे। और वो ऑडिशन दे रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस वक्त मेरी सोच वो थी कि यार जिस कैरेक्टर के लिए वो ऑडिशन दे रही है उसी कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। इंडस्ट्री सिर्फ मेरा ही वेट कर रही थी। तो बस फिर उनका हुआ ऑडिशन, वो गई, मैं गई। मैंने क्या करना है उन्होंने, नहीं ये कैरेक्टर नहीं है, अभी आपका स्टार्ट है, आपको एक देते हैं हम ऑडिशन, आप दे दो और देखते कैसा होता है। फिर मेरा ऑडिशन रजत ने लिया, यारी सब बिजी थे, फिर रजत को मैंने ऑडिशन दिया और पता नहीं क्या ही किया था मैंने उस ऑडिशन में। बट घर पहुंचने से पहले तक मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो। पर वो खुशी आप समझ रहे हैं कि मतलब यार कितने कमाल के एक्टर हैं आप कि आपके पहले ऑडिशन में आप सेलेक्ट हो गए। लाइक सेट, लाइफ सेट है, बस अब सीधा बॉलीवुड। उसके बाद शूट पे गई, फर्स्ट डे एट शूट। दिस वाज आई थिंक ईयर भी नहीं याद है यार, आई थिंक 3-4 साल तो आराम से हो गए। गई शूट पे, ये मैंने बताया है काफ़ी बार कि पहली बार शूट पे गई ऊपर। दिस वाज बालाजी का सेट था, ये सीरियल था। ये है मोहब्बतें, नहीं ये है मोहब्बतें का सेकंड कुछ तो पार्ट है वो। सो गई मैं, एंटर किया हमने, रूम को एंटर करना, तो मैंने बाहर से देखा, बाहर लिखा था जूनियर आर्टिस्ट। सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड। बिल्कुल। So the first thing that came in my mind was, oh maybe मैं 17 साल की हूँ तो it's junior and when you are 18+ it's senior. Like okay ठीक है ये वो। गए वहाँ पर, वहाँ पे एक लड़की मिली मुझे, इनका नाम आई थिंक रुचा था, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। रुचा, शायद रुचा कौशल, या आई थिंक उनका नाम रुचा कौशल था। वो मिली, वो सीरियल वगैरह करती थी काफ़ी, वो मुझे वहाँ मिली एंड हमारी बात हुई एंड शी टोल्ड मी कि अच्छा जूनियर आर्टिस्ट मतलब बेटा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ये वो। अच्छा ठीक है, गए, पूरा दिन ऐसे ही टाइम पास किया। पता नहीं कब, मुझे ऐसा था अच्छा कब मेरा टेक होगा, कब मैं स्क्रीन पे जाऊंगी, कब मैं कैमरा के सामने परफॉर्म करूंगी, कुछ पता ही नहीं। फिर हम पहुंचे वहाँ तक, सेट पे गए हम। फर्स्ट टाइम मैंने वो जो सीरियल के लीड थे उनको देखा। लाइक ऐसा होता है ये, वो स्टेज पे थे, ही वाज परफॉर्मिंग ऑन अ गिटार, सीन वैसा था, सीक्वेंस। एंड आई वाज लाइक अच्छा हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे ताली बजानी है, ऐसे चिल्ला रहे थे यार, बस इतना ही। फिर वहाँ से किसी एडी ने अनाउंस किया कि स्टेज पे कोई चाहिए जो फैन होगा और जो उनको देख के बात करेगा, इंटरेक्शन। लाइक मैं करूँगी, बस बहुत खुशी गई। उन्होंने मुझे बुला लिया, स्टेज पे गई, वो स्क्रीन शेयर कर लिया, मैंने उसके कहना चलो बस सक्सेसफुल हुआ आज का दिन, थोड़ा सा कुछ करने वाला। फिर इंतज़ार था कि यार अब कब ये आएगा टीवी पे, घर पे देखना है ना पहली बार टीवी पे, कब आ रहे हैं हम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब वेट कर रहे थे। फिर आई रिमेंबर सब साथ में ही घर पे थे, मैं, मम्मी, भाई।
नहीं भाई नहीं था, भाई तब शिप पे थे मर्चेंट नेवी में, मैं मम्मी पापा थे और हम वेट कर रहे थे कि वो आया टीवी पे, देखा मम्मी पापा एकदम खुश, इमोशनल बेचारे फैमिली वाले, उनकी आंखों में आंसू। मैं तो ऐसे थी कि हाँ मेरा तो रोज़ का है यार ये सब, इट्स जस्ट द स्टार्ट, अभी देखो आप लोग, ऐसे वाली फीलिंग में बैठी थी मैं, बट बहुत अच्छा लगा खुद को देख के। ऑब्वियसली पहले कंटेंट का मतलब होता था कि आ रहा है कुछ, अब तो लोग देखते हैं, पहले था कि इंतजार होता था चीज़ों का। इंतजार ऐसा कि बिल्कुल। आज आएगा या कल वाले कल एपिसोड आएगा। में आएगा, बिल्कुल। वो देखना शुरू ही था। और जब खुद को पहली बार टीवी पे देखा तो आई थिंक वो मोमेंट था कि पता था कि यही करना है, ये कैमरा बहुत खुशी देता है और स्क्रीन पे आना, परफॉर्म करना इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। सो एंड उसकी पेमेंट कुछ 3,000 रुपये थी, 30% कमीशन, जो मैं आपको तो एक-एक करके किस्से कहानियाँ पूरी हाँ। पात्र ही बताया। और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएंगे पैसे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ, कब, आज हाँ, नहीं हो रहा, 1 महीना नहीं, हाँ। कुछ 3 महीने की रोलिंग होती है शायद, समथिंग कब आएगा पता नहीं, कोई खबर नहीं, बट उसका पेमेंट आया, साल 1.5 साल बाद आया, लेकिन आया। सो आई वाज रियली हैप्पी कि वो मेरा पहला पेमेंट बहुत लेट मिला, बट मिल गया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन। एंड फिर उसके बाद जब कोविड का समय चल रहा था, तब काफ़ी सीरियल्स में मैंने छोटे छोटे रोल्स किए, रहा है स्ट्रगल, ये चीज़ें ऑफ कोर्स लोगों को पता नहीं होती है, बट बहुत चीज़ें रही हैं ज़िंदगी में। एंड जो आई फील व्हेन आई लुक एट माई जर्नी जो अब तक की रही है, जो यानी ये जो अभी है टीवी शो वगैरह है, उसके बाद तो काम मैंने लाइक बहुत चूज़ी और बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बट जो मेरे प्रोजेक्ट्स उससे पहले रहे हैं और उन तक पहुंचने की जर्नी, और वो जैसे हुए हैं और होके जब रिलीज़ होते हैं, वो फीलिंग वेरी डिफरेंट। इट्स वो जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ना, जब चीज़ आसानी से मिल जाती है ना तो मज़ा नहीं आता, जब आपको मेहनत करनी पड़े ना उस चीज़ के लिए, तो वो बात ही अलग है फिर। बिल्कुल। जब मेरे ना हमेशा से मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ, एक होता है आपका स्ट्रगल, एक मैं हमेशा चाहता हूँ लोग ना इस जर्नी में ना उस चीज़ को मिस ना करें। एक होता है आपने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते देखा है आपके लिए, मैं चाहता हूँ हमेशा ना उनको, हमेशा लोग अपनी बात ज़रूर करते हैं, बट मैं कहता हूँ वो ना एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिससे जो फिल्म के जो वो किरदार है जिसको हम कभी कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ उनके बारे में, मॉम और डैड दोनों के बारे में आप बताओ मुझे, और विस्तार से सुनना चाहता है, ऐसा नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो फिल्म के किरदार नहीं, वो फिल्म के निर्देशक हैं। वो ना हो तो फिर तो फिल्म ही नहीं बनती। तो आई फील किरदार नहीं है वो पूरा बेस है, उनके बिना, वो नींव के बिना वो इमारत ना बने, वैसी वाली बात है। सो स्पीकिंग ऑफ माई पेरेंट्स, आई से दिस a lot of times and I've been very vocal about this, that I feel genuinely कि my family is one of those families कि मतलब आप रोज़ यही सोचोगे कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि ऐसे परिवार में रहती हूँ मैं, बी इट माई मॉम, माई डैड, माई ब्रदर, बेस्ट, मतलब चुन के बोलते ना ऊपर वाले ने एकदम सेट ऑफ पेरेंट्स, एक बहुत अच्छा भाई ऐसे दे दिया है। भाई यहाँ बैठा है, सुनेगा तो थोड़ा सर पे चढ़ जाएगा, तो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेंगे, पर बहुत अच्छे हैं यार। और अभी हाल फिलहाल में मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिनके फादर नहीं है, एंड यू वर डिस्कसिंग अबाउट कि यू नो फादर का होना क्या होता है, and कैसे क्या रहता है, and कितनी उस वो प्रेजेंस की क्या बात होती है। मैं शायद कभी समझ भी नहीं पाऊँगी कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या फादर नहीं होते, या मदर नहीं होते, उनकी लाइफ कैसी होती है, बिकॉज आई ऑनेस्टली कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट देम। एंड आई थिंक कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, एंड इट्स टू हार्ड टू समबडी जो अपने पेरेंट्स के बिना अपनी लाइफ बिता लेते हैं। इट्स जस्ट, आई डोंट नो क्या बोला जाए उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी 5 दिन हुए मम्मी पापा दोनों गाँव गए हुए हैं, और आई फील माई लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। सुबह उठ के करना क्या है, नाश्ता स्किप हो जाता है, खाना स्किप हो जाता है, कब उठना है, कब क्या करना है, कैसे, इमोशनल सपोर्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास 5 दिन से। हेल्पलेस फील होता है, ऐसा लगता है हाथ ही नहीं है कि करे क्या इंसान। सो एक तो ये हो गया कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं है, और एक ये हो गया कि हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली सब अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आते हैं। तो एक वो चीज़ हो जाती है कि आप अपने फैमिली के लिए बिना रह रहे हो, आप एक लाइफ बिल्ड कर रहे हो खुद के लिए। तो ये लाइफ की ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती कि जिनके लिए आप कमा रहे हो उनके साथ ही नहीं रह सकते, जिनको आप सब कुछ देना चाहते हो और उस प्रोसेस में आप जो चीज़ें कर रहे हो वो उनके साथ आप शेयर ही नहीं कर सकते, ईदर बिकॉज यू डोंट हैव पेरेंट्स और ईदर बिकॉज आप उनके साथ रह नहीं पा रहे हो। सो आई जस्ट होप कि
एटलीस्ट जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है या उसके पास खूब पैसे हैं तो द फर्स्ट पीपल जो उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, उस चीज़ में शेयर डिज़र्व करते हैं या उस चीज़ को पूरा डिज़र्व करते हैं, वो आपके पेरेंट्स होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पीकिंग ऑफ माई पेरेंट्स, पापा मम्मी दोनों आई थिंक क्या बोला जाए यार, जस्ट टू गुड. मतलब पापा को मैं बता रही थी, हम फ्रेंड से मेरी एक बात हो रही थी तो तब मैं उन्हें कह रही थी कि पहले मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि यार पापा अवेलेबल नहीं है, कहाँ है, जब छोटी थी कि यार सुबह उठे तो पापा तैयार हो रहे हैं, काम पे निकल गए, रात को हम सो रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं, ये आदमी है कहाँ, करता गया है, कहाँ जाता है. बट नाउ दैट आई एम अर्निंग, आई नो कि यार एक बाप होना क्या होता है. आप एक घर को संभाल रहे हो और आप रोज़ कहीं जा रहे हो, काम कर रहे हो और लोग आपको 4 बातें सुना रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप वापस घर आओ और एक 3 लोग या 4 लोग आपके परिवार में उनको फीड कर पाओ या उनका देखभाल रख पाओ. और हम हमेशा सोचते हैं कि यार तो बाहर ही रहते हैं, इनका तो कुछ है ही नहीं, काम कर लिया, बस ये कर लिया, वो कर लिया. बट वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी इसलिए कमा रहा है ताकि वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सके. एज अ मैन, ईदर यू आर अ सन, आप पूरी ज़िंदगी एज अ बेटा आपको कमाना है, यू आर अ फादर, यू आर अ हस्बैंड, सो यू ऑलवेज अ प्रोवाइडर, यू ऑलवेज डूइंग इट. सेम एज अ वुमन, सेम फॉर माई मदर. हमेशा मैंने कभी मतलब इन एवरी पॉसिबल वे वो जैसे भी कर सके, जैसे भी फैमिली को प्रोवाइड कर सके, बीट घर के काम करना, घर के हाउस होल्ड के सारे चीज़ें हो, या एक स्टेज आया था जब हमें लगा था हम फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं हैं, तो मम्मी ने अपना पार्ट निभाया कि नहीं चलो मैं घर भी देख लूँगी, मैं बाहर भी चली जाऊँगी, मैं वो भी कर लूँगी. साइलेंट सेक्रीफाइस होते हैं वो, बिल्कुल. एंड इन दैट केस मैं स्पेशली ये नहीं कह सकती कि वो औरत है तो उन्होंने घर भी संभाला है, बाहर भी काम किया है, क्योंकि मेरे पापा ने भी वो किया है. उन्होंने अभी मेरा पूरा घर मेरे पापा संभालते हैं. वी इट कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग. आई थिंक बेटर देन एनीबडी एल्स कैन डू इट, माई फादर कैन डू इट हमारे घर पे. सो मैं तो वो चीज़ मेरे घर में वो रही नहीं है कि अच्छा सिर्फ औरत सैक्रिफाइस कर रही है, घर के काम कर रही है और मर्द सिर्फ बाहर के काम करता है और आता है, ये वो ऐसा कुछ है नहीं. हमारे घर में हमेशा वो गेम इक्वल रहा है. और ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को कहा है वो करने के लिए, सबके मन से होता है वैसा है. सो पापा से हमेशा मेरी ये शिकायत होती थी, यार उठते हैं तो ये है नहीं, हम सो जाते हैं उसके बाद ही आते हैं. तो अब जब वो घर पे हमेशा रहते हैं हमारे साथ, और आज से 1.5-2 साल पहले जब मुझे लगा था कि मैं फाइनेंशियली घर को देख सकती हूँ, मैं और भाई साथ में कर सकते हैं, तो हमने पापा से कह दिया था कि अब आप घर पे रहो मम्मी के साथ, बहुत हो गया, और अब हम घर संभाल लेंगे. सो तब से हम घर संभाल रहे हैं हर जगह यार, हर तरीके से उन्होंने मेक श्योर किया कि पैसे की वजह से कभी ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे पीछे रह जाएं. तो जब हम स्कूल में भी जाते थे और देखते थे अच्छा बच्चे यार कार में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, हम जाते थे टमटम से, मैं और मेरा मैम. फिर एक टाइम के बाद हमने बाइक ले ली, तो मैं और भाई, जब मैं आई थिंक 8th 9th में थी, 9th 10th में थी, और भाई फिर हम बाइक पे जाते थे. आपको एक किस्सा सुनाऊंगी मैं. फिर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा. हाँ ज़रूर, भाई को याद होगा ये. मतलब तब बुरा लगता था, आप सोचते हैं तो हंसी आती है. तो हमारे घर से एक खिड़कपाड़ा एक जगह है, वहाँ से हमें टमटम मिलती थी. वहाँ से टमटम लेके हम पनवेल ब्रिज के नीचे उतरते थे. पनवेल ब्रिज से हम चल के जाते थे, क्योंकि वो कम से कम 20 मिनट का वॉकिंग था, पर हम चल के जाते थे क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का ऑटो का 25 रुपये भाड़ा था, हमें वो बचाना था. टमटम में वो जाते थे हमारे 6-6-12, वो धीरे धीरे बढ़ते रहे. ये इनिशियल स्टेज का 7-7-14 हुए, फिर वहाँ ब्रिज से स्कूल तक हम पैसे बचा लेते थे कि भाई 25 रुपये बच गए. 5-5 रुपये हमें रोज़ के मिलते थे खाने के, तो या तो वो हम डाल के 2-3 दिन के जमा कर लो, तीसरे दिन जाके ऑटो पकड़ लो, वैसा कुछ कर लो. ये वो जो 5 रुपये बच रहे हैं, वो ब्रिज के एक रास्ते में, ब्रिज के नीचे वड़ा पाव वाली है. मेरी कहानी में सुना रहे हो. तो हम वहाँ से मैं तो मतलब ऐसा होता था कि वो पैसे बचा के वड़ा पाव खाना है. अब हमें ऐसा था कि हमें वहाँ से चल के जाना पड़ रहा है रोज़, बारिश का समय, ठीक है, रेनकोट पहन के, एक तो बारिश में उठने का मन ना करे. वहाँ से हम टमटम से बैठे, वहाँ उठे, और एक टाइम था, जैसे फॉर एग्जांपल 7 बजे की स्कूल है, तो 6:45-6:50 के आसपास एक भैया थे हमारे स्कूल के, जो रोज़ उस टाइम पे वहाँ से ऑटो लेते थे. तो हम मेक श्योर करते थे कि हम ऐसे मतलब कन्वीनियंटली उस टाइम पे पहुँचे कि भैया मिल जाए, और भैया मिलिए मतलब अब ऑटो से जा सकते हैं. तो इतनी खुशी होती थी ना जब भैया, और भैया का चेहरा मुझे याद नहीं है बिकॉज वो मोस्टली रेनकोट में कवर होते थे,
चश्मा पहनते थे, आधा उनका चेहरा रेनकोट में कवर होता था। तो वो वहाँ से हम उनके साथ बैठ गए, बस लाइफ सेट कि अरे आज चलना नहीं पड़ेगा, आज भैया मिल गए। जिस दिन नहीं, हम हाँ जल्दी पहुँचे ना, हम 5 मिनट ऐसे रुके होते थे और ऐसे एक्टिंग करते थे कि हम तो अभी पहुँचे, ओ अच्छा भैया मिल गए, चलो 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 साथ में चलते हैं। तो वो ये 20-25 रुपये बचाने के लिए, और आज कैसे हम पैसे खर्च कर लेते हैं कि यहाँ से जा रही छोड़ो यार, चलो ऑटो कर लिया, कैब कर ली, गाड़ी कर ली, जो भी है। सो ऐसे पैसे बचाने के लिए ऐसे चीज़ें हुई हैं। और इस वक्त बुरा लगता था कभी कभी कि यार क्या करना पड़ता है यार, पैसे बचाने के लिए क्यों करना पड़ता है यार। और कभी कभी ऑफकोर्स जब आप बच्चे होते हो तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप पेरेंट्स को भी कोसते हो यार क्या है, सबके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो हमें 25 रुपये के लिए पता नहीं कैसे कैसे चलना पड़ रहा है। स्कूल में अगर बोल दिया अच्छा कल प्रोजेक्ट है 7 मैप्स चाहिए, 7 मैप्स, 1 रुपये के 7 मैप्स कहाँ से लाएंगे? 3 ही लेके जाएंगे, देखेंगे, बोल देंगे नहीं मिला था, किसी से एक बोरो कर ली, किसी से एक बोरो कर ली। मैंने कहा था ना, मैं आपको हर चीज़ का जो आपने बोला था कि यार पैसे का अभाव क्या चीज़ होता है उसका बताता हूँ। सेम बहुत अलग नहीं है हम, और आप जो कहानी आप बता रहे हैं वो उसी तरीके का अपना भी जीवन गुजरा है ऐसे। मैं आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको। क्या था, एक बार मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी बताता हूँ लाइफ में कैसी होती है, और दूसरा बताता हूँ पैसों का अभाव क्या होता है। 7 बजे मैं सो रहा था, 8 बजे मुझे फ़ोन आया, मेरे मॉम का एक्सीडेंट होता है। तो आदमी सोचता है ना अंगूठा कट गया होगा, हाथ कट गया, बट मैं जब वहाँ पहुँचा तो शायद मुझे नहीं लगता वो सेव कर पाते उन्हें, तो उन्हें हॉस्पिटल में उनका एडमिट किया। तो ये एडमिट किया, कोमा में चलेंगे, बहुत समय तक वो चलता रहा ऐसे ना। फिर वो, और मैं उस समय की बता रहा हूँ जब फैमिली में पैसा ही नहीं है ना, तो हमने वो किया। तो मैं एक दिन ना लाइन में लगा था, मुझे आज भी याद है, मैं लाइन में लगा था जब मेरे को ना एक दही लेनी थी। मैं आपको आज वो किस्सा बता रहा हूँ, दही लेनी थी मुझे ऐसे ना। तो मैं गया और मेरे पास ना उस समय किसी ने बोला था एक कार्ड है, मतलब घर पे एक कार्ड था, मैंने कहा ले लिया, इसमें थोड़ा पैसे होंगे। तो सोचो जब 10 रुपये की दही खरीदने गया ना, तो उसमें ना 7 रुपये थे, और 2-3 रुपये से डिक्लाइन हो गया ऐसे करके। तो जब आप वहाँ खड़े होते ना, तो आपको लगता है कि जीवन में ना ऐसे दिन ना आए कि साला खाने के लिए सोचना पड़े। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने पहले बता दो अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है। 7 बजे फ़ोन आया और 8 बजे आप ये साइन कर रहे हो कि आपकी मदर बचेंगे नहीं बचेंगे, और ये चलो कोमा में ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो कि पैसों का अभाव वो क्या सिखाता है। क्या बच्चे के 10 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज अगर कहते हैं आज मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, तो मेरे को ना मर्सिडीज की चाबी जब दी गई ना, तो मुझे यकीन मानिए जब चाबी दी गई तो लोगों ने बोला अरे तेरे तो मजे हैं भाई, तेरे पास तो मर्सिडीज है साला। तो बट जब उन्हें चाबी पकड़ाई ना किसी ने, तो मुझे लगा यार कोई सामने खड़ा होता ना, ऐसे घर वाला कहता है ले बेटा चाबी। तो सक्सेस समझ ही नहीं है, सक्सेस बोलते किसे हैं ऐसा। तो इसलिए हम और आप अलग नहीं हैं, बता रहे कहानी बिल्कुल एक जैसी है। कैसा लग रहा है आपको एक्टिंग करने के लिए? मतलब क्यों ऑडिशन दे रहे हैं आप? क्या सोचा बिग बॉस के बाद क्या हो जाए मेरी लाइफ? चल रहा है, बस काम वाम चल रहा है। आई थिंक हर किसी को वही होता है कि उस एक प्रोजेक्ट का इंतज़ार होता है कि शायद वो एक प्रोजेक्ट जो बस मेरी ज़िंदगी बदल दे वाला, जो एक्सपेक्टेशन होता है हर किसी के दिल में, वो है कहीं ना कहीं। पर काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, अपना 110% दे रहे। एंड किसी से सुना था मैंने कि एज एन आर्टिस्ट शायद आपको आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बट आपको आपकी पहचान जो है ना वो मिल जाएगी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हमारे आसपास लोग देखेंगे जो शायद बहुत, पंकज त्रिपाठी सर हो गए हैं, या नीना गुप्ता मैम है, या शिफाली मैम है, तो इन सबको पहचान बहुत लेट मिली है, या अब हमने रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। बट आई एम श्योर ये हमेशा से बहुत अच्छे एक्टर्स थे, तो शायद टाइम लगता है बट हो जाता है। तो बस मेहनत चल रही है, काम कर रहे हैं। एंड ज़्यादा मेरा काम साउथ इंडस्ट्री में चल रहा है। वहाँ की ऑडियंस, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एडाप्ट हो रहे हैं इसमें धीरे धीरे, बट बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है ना, जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं ना, भीड़ का हिस्सा, छोटे मोटे जब रोल किया तो भीड़ का हिस्सा होता है, फिर आपको लगता है कि अब लाइमलाइट मेरे पे आई है ऐसा ना, तो लगता है ऐसा कि यार हम जो सोचते हैं ज़िंदगी में होता तो है, और उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हुए तो ऐसा नहीं है बुरा वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। जिंदगी पटकी सबसे जोरदार हमेशा आपको, आई फील वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ इज आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है वो कभी भी छीन सकता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेम या कोई भी चीज़, सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं, चाहे पैसा हो, पैसा किसके पास होगा है, पैसा हो, परिवार हो, आने से पहले जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास आज हैं कल नहीं है। आपके पास 2 ऐसे दोस्त हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर शायद परसों आप कोई ऐसी चीज़ करो जिससे उनका दिल दुख जाए और वो चले जाए। तो इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। तो उस हिसाब से लोग आपके आसपास ये चीज़ें उस हिसाब से आपके आसपास जो है रिएक्ट करती हैं। तो आपको हमेशा ग्राउंडेड और हम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है आज एक ना बहुत सीनियर एक्टर रवि किशन सर हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं रवि सर से बोला था सर आप बताओ यार लाइफ कैसे सम अप की जाती है।
तो उन्होंने मुझे बड़ा ब्यूटीफुल जवाब दिया। उन्होंने बोला कि क्या होता है ना, लाइफ कम और ज़्यादा नहीं होती, लाइफ बैलेंस होती है। मतलब तो पानी पी के पूरा पेट नहीं भर सकता, तो खाना भी खाना पड़ेगा। तो जीवन ना, जिसको बैलेंस संतुलन बनाना आ गया, वो जीत गया इस रेस को। हाँ, राइट, सो ट्रू। बहुत थिन लाइंस होती है जो हम क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी ज़िंदगी में, एंड जिसके जैसे चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो आई थिंक यस, बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे काम हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या देखते हो, सक्सेस कैसे देखते हो कि यार सक्सेस का पैरामीटर कैसे मानते हो आप कि ये है? आई डोंट नो, आई शेयर यू थिंग विथ यू। पता नहीं, मेरे दिमाग में ना कहते हैं ना, जब तक आप शूट होते हुए नहीं देखते, आपको शूटिंग बहुत फैसिनेट करती है कि यार कैसे होता होगा शूट। जब आप देख लेते हैं तो वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है। सो मुझे अब वो आसपास किसी को भी देख के, मतलब किसी को भी देख के ऐसा फील नहीं होता कि आउट ऑफ द बॉक्स फील नहीं होता। वाह कौन है ये। तो आई थिंक वो इतना नॉर्मलाइज हो गई ना ये चीज़ें मेरे हेड में कि शायद पता नहीं सक्सेस का पैरामीटर क्या होता है, बट आई फील अगर आप अपने परिवार को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अगर आप अपने पैसे सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास लोग और शायद जिन लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, उनको हेल्प कर पा रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कि कल मेरा कोई फ्रेंड मुझे कॉल करके बोले यार 20,000 की ज़रूरत है और मुझे सोचना भी ना पड़े और मैं दे पाऊँ, तो वो वहाँ आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। वहाँ जहाँ 4 लोग जब कोई बैठे और कहे यार भाई एक्टर हो तो जैसे हम आलिया भट्ट के बारे में बात करते हैं, आई लव हर, तो जैसे हम कहते हैं ना यार आलिया भट्ट व्हाट एन एक्टर शी इज, राधिका आप्टे व्हाट एन एक्टर शी इज। जहाँ 4 लोग बैठ के आपकी एक्टिंग की तारीफ करते, वो भी आपके पीठ पीछे, तब आप पीठ पीछे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाली तारीफ मैं तो नहीं बिलीव कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है यार चेहरे पे तो हर कोई इंसान अच्छा ही बोल के चला जाता है, कोई आपको नहीं बताएगा कि वो आप उन्हें क्यों नहीं पसंद हो या आप में क्या खामियां नज़र आती हैं उन्हें। तो जब ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है, जब आप इनको पूरा कर लेते हैं, आई फील आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लाइफ में आप तो सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आप खुद खुश हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, आई थिंक चीज़ें नहीं मैटर करती। पहले मुझे लगता था बहुत पीपल प्लीजर कहते हैं ना, पहले ऐसा लगता था यार सबको मैं अच्छी लगनी चाहिए, जहाँ किसी कमरे में जाऊँ तो 4 लोगों को यही लगे कि कितनी अच्छी लड़की है, बट नहीं ज़रूरी है। आई वॉजंट बॉर्न टू इम्प्रेस पीपल, मेरा तो काम ही नहीं है वो। आई कैन बी माई सेल्फ, इफ़ यू हैव अ गुड टेस्ट, इफ़ यू हैव अ गुड चॉइस, यू लाइक मी, इफ़ यू डोंट हैव, यू विल नॉट लाइक। अब एक ना, मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक एक्ट्रेस है, नाम नहीं लेते चलो, उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत ब्यूटीफुल सी बात। उन्होंने बोला कि आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया ना, अगर आप अच्छे भी हो ना, बहुत अच्छे हो और उससे अच्छा रहना चाहते हो, तो लगता है अरे ये भी साला प्रिटेंड कर रहा होगा। पता नहीं क्यों हो गया ऐसे कंडीशन कैसे हो गया, क्योंकि ऐसी बातें होती है ना आसपास, जैसे आपको कहा जाता है जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग में डाल दी जाती है कि ऐसा लगता है कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग जैसे आप लोगों को आसपास देख लो, उसके बाद ऐसा लगता है कोई बहुत सच में भी अच्छा हो तो ऐसा लगता है कि यार ये इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। मैं आपको एक आदत बताती हूँ कि मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती। अगर मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं पसंद हो तो मैं आपके साथ कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर पाऊंगी, मतलब आपको समझ जाएगा कि इसे मैं नहीं पसंद हूँ। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि नॉट नेसेसरली हम दुश्मन हो या कुछ हो, ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी डोंट, आवर वाइब्स डोंट मैच। तो वहाँ एक दूसरे को ना पसंद करना इज आई थिंक फाइन, वी कांट हैंग आउट, हम दोस्त नहीं बन सकते, बट हम दुश्मन बने ज़रूरी नहीं है। यू कैन नॉट लाइक अ पर्सन एंड नॉट बी दुश्मन। कभी ऐसा भी हुआ कि आप कभी कोई किसी सेट पे और जो दूसरा बंदा या बंदी है, मतलब आपको ऐसा लगा हो कि यार नहीं इतना, मतलब बहुत जैसे आपने बोला ना कि नहीं पसंद कर रहे, आपको ही नहीं पसंद कर रहे ऐसे, तो आपने कैसे लिया उस चीज़ को, मतलब क्या? मुझे जब कोई नहीं पसंद करता, आई रिस्पेक्ट इट, आई रिस्पेक्ट इट, आई मीन आई गेट इट। ऐसा थोड़ी हम ही कर सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, और मैं मतलब सीधा ऊपर से फरिश्ता थोड़ा हूँ कि भाई किसी को भी पसंद आ जाऊँ। आई ट्रूली बिलीव मुझ में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत फ्लॉज हैं, मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देती हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता है कब क्या कहना है कब क्या नहीं कहना है। एंड आई थिंक ये सारी आदतें ऐसी हैं जो एनीबडी कैन डिसलाइक, सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, इफ समबडी डिसलाइक्स मी, आई विल कीप दैट इन, लाइक आई विल रिस्पेक्ट इट, और मैं अपनी बाउंड्री रखूंगी कि आपको नहीं पसंद है, मैं आपके आसपास नहीं रहूँ, बट आप एक्सप्रेस करिए वो चीज़ कि आपको इन एनी वे कि आपको मैं नहीं पसंद हूँ, ताकि मुझे समझ में आए। अब आपको मैं नहीं पसंद हूँ और आप मुझे दिखाएंगे कि मियाँ तो मतलब वाह कितनी अच्छी है, तो फिर समझ नहीं पाएंगे ना यार।
इंसानों को समझना इतना डिफिकल्ट है नहीं, इंसानों ने खुद किया है इसे डिफिकल्ट। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कैसे समझेगा? एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा बुरा सही गलत हर चीज़ को एक्सप्रेस करना, हर चीज़ पे एक ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमने फादर के बारे में तो बहुत बात की, सॉरी मैं करता हूँ, देखो मुझे आदत है ना, मैं ज़्यादा मॉम के बारे में ज़रूर बताऊँ, मतलब वो पार्ट है अभी जो बचा है ऐसा। मॉम, आप अगर मेरा और मेरी मॉम का रिलेशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मतलब वो या तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं या सास बहू है, माँ बेटी छोड़ के हर बॉन्ड है हमारे बीच में। मतलब हम बहुत लड़ते हैं, प्यार वाला लड़ते हैं, हमारी लड़ाई होती रहती है दिन भर, एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं। रात को जब मम्मी घर पे है तो फिर मैं कडल करके साथ में हम सोते हैं, तो बहुत ही अलग सा रिलेशन है। आई नो कि मुझे ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो या मुझे कोई भी बात शेयर करनी है तो मेरे घर में ही 3 लोग हैं, मुझे किसी चौथे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई तो है, मतलब आप शायद आपको कभी किसी को मुझ पर बायोग्राफी बनानी हो तो मुझ तक आने की ज़रूरत नहीं, भाई आपको सब बता देगा, बिकॉज उसे मेरी लाइफ का सब कुछ पता है। एंड जब छोटे होते हैं तो ऐसा होता है कि यार ये जाके बता देगा मम्मी को, बट वो सब चीज़ें बड़े होने के बाद नहीं रहती, वो बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती है। तो इट्स लाइक ही नोज़ एवरीथिंग। पापा के साथ एक अलग रिश्ता है जो मुझे पता होता है कि वो अब हाथ से बात चली गई है, अब पापा ही हैंडल कर सकते हैं, तो वो पापा। हम मम्मी को हर चीज़ लास्ट में बताते हैं। अच्छा। वो पैनिक, बता नहीं कैसे क्या हो गया, नहीं 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 ठीक है नहीं छोड़ो छोड़ो ऐसे। और कभी कभी हम सोचते भी नहीं है, वो बहुत मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर जाती हैं। तो मम्मी का कुछ अलग सा ही है वो एक पूरा कॉम्बो, और बहुत ही फन, बहुत ही मतलब आपको मन करेगा कि आप उनके साथ हैंग आउट करें, आप उनके साथ जाए, या कोई महफिल है तो आप चाहेंगे कि वो एक होता है ना बंदा जिसकी हर महफिल में ज़रूरत होती है, वरना महफिल नहीं लगती, वो मम्मी है। और मेरी लाइफ में अगर देखा जाए आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे अडाप्ट की हैं, बहुत सारी चीज़ें। कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, गुस्सा हो गया या हर छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेना हो गया, वो सब मम्मी से सीखा है। बट मम्मी से ये सीखा है कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन आई से किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी हर चीज़ खुद से कर सकती है, पर उनका और पापा का ऐसा रिश्ता है कि आज भी कुछ भी करना है वो पहले एक बार पूछती है कि हीरा बोलती है मम्मी पापा को कि हीरा ऐसा ऐसा है, ये करना है, कैसा क्या रहेगा। अगर हम भी कभी बोलते हैं कि ये कर लेते हैं तो हम बोलते एक बार पापा से पूछ लेते हैं। So the respect you give, it's not like my father would mind if she does something without asking him, but it's just the respect and bond you share. And जैसा मैंने आपको पहले बताया कि घर पे एक पॉइंट आया था कि जब हमें लगा कि अब फाइनेंशियली सिर्फ पापा से नहीं हो पा रहा है, तो मम्मी की भी ज़रूरत है घर में। एंड मम्मी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। पापा बहुत छोटे उम्र में मुंबई आ गए थे काम वगैरह, उन्होंने मैकेनिक का काम करना शुरू किया था, तो उनकी अपनी स्ट्रगल रही है। और मम्मी अच्छे खासे फैमिली से थी, तो उनको थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगा, तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे ऐसी चीज़ें। बट उन्होंने किया, उन्होंने देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड टपरवेयर, उन्होंने वो सेल करना शुरू किया। तो क्या होता है, हम आज भी माँ बाप एग्जाम्पल थे यार, मम्मा के साथ ना पापा, पता नहीं आजकल क्या हो गया, रिलेशनशिप ना बड़ी सी डगमगा गई, ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हाँ यार, आई डोंट नो, वो द होल आइडिया ऑफ रिलेशनशिप और रिश्तों का जो मायने होते हैं वो पूरे चेंज हो चुके हैं। एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई एम समबडी जिसके प्यार को लेके एटलीस्ट ख्याल बहुत अलग है, एंड लिटिल ओल्ड स्कूल इन दैट सेंस। पर आई डोंट नो, आई थिंक पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स। एंड वो पता नहीं वो कब आया वो दौर जब चीज़ें पूरी बदल गई। एक टाइम था जब आपको ऐसा लगता था कि अच्छा मिलना है, या यही वो इंसान है, या ऐसा है या वैसा है। वो एक मतलब मैं कुछ बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से ये सब नहीं देखते आई हूँ, पर फिल्मों में देखा है हमने, उन चीज़ों से, शाहरुख खान की फिल्म में देख के हम इंस्पायर हुए कि यार प्यार। मैं तो उन्हें ये बात करने वाला था, बिल्कुल उन्होंने एक्चुअली ऐसा बोला था कि अगर प्यार है तो कहना क्यों पड़ता है, मतलब अगर आई लव यू बोलते तो बोले आई लव यू, आज बोलते आई लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू। मुझे बोला तुझे प्यार है तो तुझे कहना क्यों पड़ रहा है ना। तो मुझे लगता है ब्यूटी मिसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार है तो जैसे आई ट्रूली बिलीव कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्यार है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसे कहने और एक्सप्रेस करने के लिए आई लव यू ही बोलना है। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्रेस इट।
आप किसी को बहुत दूर मिलने जा रहे हो एफर्ट्स लेके, दैट इज़ लव. आप किसी को कहीं खाने के लिए लेकर जा रहे हो, दैट इज़ लव. आप किसी का ख्याल रखना चाहते हो, दैट इज़ लव. सो डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस लव. एंड पता नहीं ये दौर कब चेंज हुआ, पर आई थिंक वो खूबसूरती वो मिसिंग. खत्म हो हाँ, गई बिल्कुल है, खत्म हो गई, बिल्कुल बिल्कुल. खत्म हो गई. इट्स लाइक यू हैव ऑप्शंस. आज ये है, ठीक है, ब्रेकअप हुआ, कल कोई और होगा. और यू हैव ऑप्शंस. आप चैट्स पे ही ब्रेकअप कर दिया, मिल भी नहीं रहे हैं लोग एक दूसरे से. बहुत खराब हो चुका है. आई थिंक दैट इज द रीजन आई एम सिंगल. लोगों में शॉर्ट टेम्पर भी बहुत है आज की डेट में. बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गए. वैसे रिलेशनशिप में भी आ गया है. लोगों को क्विक कॉल ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं. आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम. चीज़ें बहुत लाइक हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है. ये नहीं तो ये, चलो ये हो गया, वो हो गया. आई थिंक रिश्तों के मायने ख़त्म हो चुके हैं. लाइक तो इसीलिए मतलब बड़ा डर भी लगता है कि ऐसे अब लोग ना, अब पहले लोग ना रिलेशनशिप की बात करते हैं, अब लोग डिवोर्स की बातें करते हैं कि यार वो तो हो गया, वो तो कहानी खत्म हो गई. बट सी देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें. आई फील डिवोर्स किसी ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, या आप साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, या आप वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं. इट्स बेटर टू टेक अ डिवोर्स रादर देन बीइंग इन अ फोर्सफुल रिलेशनशिप जहाँ आप एक दूसरे को खुशी नहीं रख पा रहे. बट हाँ, बहुत केसेस में ऐसा भी हो गया कि अरे कर लिया शादी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, बस हो गई शादी, चलो 2 साल बाद डिवोर्स ले लिया, खत्म. नहीं, किसी से मैंने एक दूसरे ने बोला, मैंने कहा तू डिवोर्स लग रहा, मन नहीं लग रहा. एफर्ट्स तो लेने पड़ते हैं यार. आप अब वो डिवोर्स किस पैमाने पे हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है. अब सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती, मैं डिवोर्स ले लूँ, तो फिर शादी क्यों की थी आपने, वो वाली बात हो गई. तो आपको रिश्ते निभाने पड़ते हैं यार. अब मैं ये नहीं कह रही आपको सैक्रिफाइस करना है और आपको अपने आप को भूल के है कि बंदा मार रहा है आपको या औरत आप पे जुल्म कर रही है तो भी आप साथ रह रहे हैं क्योंकि आपने शादी कर ली और रिश्ता निभाना है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं. एंड इट्स जस्ट नॉट इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इन एनी रिलेशनशिप. बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मेरी मम्मी की नहीं पसंद, बट मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि बस अब कल से ख़त्म भाई, अब आप और मैं रह नहीं सकते. एडजस्ट करते हैं ना उस रिश्ते में, क्योंकि हमें पता है वो टूट नहीं सकता है. जब हमें ये पता चलता है कि हम ये चीज़ को छोड़ सकते हैं, टूट सकता है, तो हम निभाने के एफर्ट्स छोड़ देते हैं. तो आई फील एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है. एंड जिस हद तक आपको लगे कि आप साथ खुश हैं और खुश रह सकते हैं और बाकी चीज़ें डगमगा रही है, आप उसको ठीक कर सकते हैं ना, अगर आप एक दूसरे के साथ खुश हैं. इट्स ऑल अबाउट लव. इफ़ आई लव समबडी, मैं पूरी जोर लगा दूंगी चाहे 100 चीज़ें ख़राब हो रही हों कि ठीक हो सकती है, हर चीज़ ठीक हो सकती है, बट मुझे इनके साथ रहना है. बट व्हेन यू डोंट लव समबडी, आपको एक वजह काफ़ी है कि भाई सॉरी नहीं हो पा रहा. सो इट्स जस्ट अबाउट लव. इफ दैट्स दिस, प्यार है उस रिश्ते में तो सब है. बी इट फ्रेंडशिप, बी इट एनी रिलेशनशिप. अगर दोस्ती में भी इफ देयर इज नो लव, शायद आप कल कोई एक बात बोले, मुझे लगा यार कैसा इंसान है यार, चल हम दोस्त नहीं रह सकते. बट इफ़ आई लव यू एंड इफ आई थिंक यू आर अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शायद आप कुछ चीज़ें भी करोगे ना, भाई चल छोड़ यार, कोई नहीं, दोस्ती तो है. इट्स ऑल अबाउट लव. इफ दैट्स देयर, रिश्ता रहता है और हमेशा रहता है. एंड आई थिंक हमारे जनरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतने सारे डेटिंग ऐप्स है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, और बस यूं ऐसे एफर्ट्स नहीं लेने पड़े ना लोगों को चीज़ें करने के लिए. तो फ़ोन पे ही बात हो गई, कॉल कर लिया, ये हो गया, वो हो गया. और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि आप अगर किसी रिश्ते में रह के बेहतर की तलाश करते रहेंगे ना, तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ. हाँ, बेहतर तो फिर यार, मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ या आप कोई राजकुमार नहीं है, लेकिन उसी में रहना है ना. वही कहते हैं ना कि दिल लगाया गरी से तो परी भी क्या चीज़ है. ये वो वाली बात है, पुरानी कहावत है कि फिर वही है कि जो है उसमें खुश रहो. आप बेहतर की तलाश करते रहोगे तो अब उस हिसाब से तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते किसी के भी साथ. आई थिंक आई स्पेशली फील जब तक आप किसी के साथ सच में नहीं रहना चाहते हैं, आपको उन्हें वो आस भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल टूटने की जो फीलिंग है वो बहुत ख़राब होती है यार. सो आई थिंक ये पूरा डगमगा गया है हमारा सिस्टम. बहुत ज़रूरी है इसे रिपेयर की. बट आई थिंक अपने अपने हिसाब से हो जाएगा. अब जैसे मैं हूँ, मुझे जब तक लगेगा नहीं कि मुझे किसी के साथ रहना है या हम वो चीज़ शेयर कर सकते हैं या मैं कमिटमेंट दे सकती हूँ किसी को, या कमिटमेंट वगैरह तो यार ये सब अभी के वर्ड्स हैं. क्या कमिटमेंट, क्या शादी ब्याह करो खुश रहो, पर जब तक आपको ना लगे आप किसी को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आस ही मत दो. और प्यार करो यार लोगों से, आसपास हर किसी को प्यार करो. मगर मैं कहूँ उम्र के साथ इस आयशा ने क्या सीख लिया भाई, क्या ये तो मैंने सीख लिया. उम्र के साथ आयशा ने एक चीज़ सीखी है कि
पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और और जो लोग कह देते हैं कि यार पैसे से क्या है ये यार, हाँ पैसे से ही सब कुछ है। मैं आज अगर आपके सामने बैठी हूँ और इतना सज धज के बैठी हूँ, सुंदर दिख रही हूँ और हर चीज़ पैसे से है यार। हमने ये जगह अफोर्ड करी है पैसे से, ये पानी का मग जो है आ ये गया, हाँ हमने बिल्कुल पैसे से लिया है, बिल्कुल। हर चीज़ पैसे से है। मुझे बस ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जो इमोशन वाइज होती हैं। आप किसी का भरोसा पैसे से नहीं जीत सकते, आप किसी का दिल पैसे से नहीं जीत सकते। डिपेंड्स, अगर आप मटेरियलिस्टिक हैं और मैं आपको चीज़ें ला के दे दूँ तो शायद आपका दिल भी जीत लूँ, बट कुछ प्यार, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी, आप कितने अमीर हैं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे प्यार नहीं करते तो नहीं करते हैं, तो आप उस हिसाब से तो फिर आई डोंट नो, इट्स अ वेरी थोड़ा क्रूशल टाइप का स्टेटमेंट, बट पैसे वो चीज़ें नहीं खरीद सकता, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ना मेरे एक दोस्त है, वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो मैंने बोला सरलता क्या होती है ना और वो इंसान से कैसे रह जाती है। तो उसने बोला मैं ना एक बार मीटिंग में जा रहा था और ही वाज अ बिलियनर हूम वाज मीटिंग, ही वाज अ वेल साउंड बिजनेसमैन, उसने भी अच्छा खासा कर लिया था और वो मीटिंग में जाने वाला था। उसने बोला कि यार बहुत नर्वस था ऐसे, उनके पास 10 मिनट थे ऐसे, मतलब 10 मिनट मिलने थे ऐसे। तो उसे बोला हाँ भाई क्विक ऐसा प्रिपेयर कर दे, क्विक गो इनसाइड एंड 10 मिनट एंड वैसे। एंड ही वेंट साइड और ही वाज ऐसे अपना प्रोजेक्ट खोला, ऐसे बोला तो सर यार मुंबई लॉन्च करेंगे। दैट गाय स्टार्ट, अच्छा मुंबई से लॉन्च करेंगे यार। मुंबई में ना लोकल ट्रेन बड़ा चलता था यार, बड़ा ना पैदल दौड़ा यार, बड़े छाले पड़ गए ऐसे करके। एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड बॉय सरप्राइज कि सारा बिलियनर आदमी है, फ्लाइट खड़ी है, गाड़ियाँ नीचे लगी हुई हैं ऐसे। तो मैंने उससे बोला तूने क्या सीखा ऐसे? कहता है कि इंसान जो होता है ना उसकी जो ड्यूटी होती है वो कभी नहीं जाती। इस चीज़ में आई फील बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये कभी ना भूलें कि आप आए कहाँ से हैं। आई टेल यू वन स्मॉल थिंग, मेरा एक वाइट कलर का पर्स है अरमानी का, जो मेरा पहला एक्सपेंसिव बैग था, जो मैंने खुद के लिए ख़रीदा था। एंड मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि यार ऐसा बैग चेंज कर लो। मेरे पास 2-3 बैग्स हैं, ठीक है, एक वही ख़रीदे मैं वही यूज़ में करती हूँ। बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि आप क्यों नहीं खरीदते एक्सपेंसिव बैग्स, आप रोज़ आयशा बहुत बुरा लगता है हमें, मैं दिखा दूंगी आपको मेरे मैसेज कमेंट्स में, बहुत बुरा लगता है आप सेम पैप्स के जो वीडियोस होते हैं वही पर्स यूज़ करते हैं। मैं वो पर्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं जब उसे कैरी करती हूँ मुझे याद आता है कि ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव था और ये है मेरे पास, मैं खर्च करने के लिए क्या है 30-40 हज़ार रुपये, जाके आज लाखों रुपए क्या हो गया, जाके खरीद लिया एक पर्स। बट दीज आर लिटिल थिंग्स, लाइक वो जब भी वो पर्स मेरे हाथ में होता है, मैं जब भी उस पर्स को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है आयशा डोंट फॉरगेट दिस इज़ वेयर यू हैव कम फ्रॉम, दिस 25,000 का बैग वाज एक्सपेंसिव फॉर यू। एंड मैं नहीं करना चाहती खर्च पैसे, मैं मतलब मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पूरी करने के लिए। आप कपड़े, ये मैंने कपड़े पहने, ये भाड़े के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े नहीं है। हम मतलब इतनी प्रिटेंशियस लाइफ हो चुकी है कि लोग इन चीज़ों को देख के इंस्पायर होता है। शायद अभी कोई देख रहा होगा सोचेगा यार ये तो रोज़ हर इंटरव्यू में इनकी अलग अलग साड़ीज़ होती है, इनके अलग अलग पर्स होते हैं, बट दिस इज सोर्स्ड, इट्स बाय अ स्टाइलिस्ट। कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ उनकी हैं, कुछ ऐसा वैसा। तो आई फील आपको हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, बट स्पीकिंग ऑफ, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए। अगर आप मेरा घर देखेंगे नवी मुंबई का, इट्स नॉट इवन 1 BHK, इट्स 1 RK एंड इट्स अ रो हाउस पैटर्न। एक ऊपर फ्लोर है जिसको हमने रेंट पे दे दिया क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे कि हम दोनों घरों को ऑक्यूपाई कर लें, हमें पैसे की ज़रूरत थी। हमने ऊपर का फ्लोर रेंट पे दिया, हम नीचे खुद रहते थे एंड इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस और हम 4 लोगों ने उसमें अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी बिताई है। और आई कैन नेवर फॉरगेट कि दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम एंड दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर माय फादर। बिहार से आके मुंबई आकर छोटी उम्र में रहना और खुद का घर मुंबई जैसे शहर में बनाना। रैंडम गाय जो बिहार से मुंबई आया, वो जिसने मैकेनिक की जॉब की है, जिसने 2 बच्चों को अपने हैसियत से ज़्यादा बड़े स्कूलों में पढ़ाया है, एजुकेशन प्रोवाइड की, उसने खुद का घर लिया है। लोग सिर्फ गांव से यहाँ आते हैं ये देखने के लिए कि अरे शहाबुद्दीन का खुद का घर है, देखना है कैसा है। लोग जब आते हैं तो हमारे घर पे स्टे करते हैं जब उन्हें एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाना होता है। तो दैट इज़ द प्लेस आई हैव कम फ्रॉम एंड नाउ टुडे आई लिव इन अ 2 BHK फ्लैट जो बहुत बड़ा है, जो कंपेरेटिवली बहुत लैविश है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। तो जस्ट बिकॉज आई हैव कम हियर आई कैन नॉट फॉरगेट दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम। वही वो घर था जहाँ से मैं स्कूल जाती थी, वही वो घर था जहाँ पे मेरी मम्मी ने ड्रेस की शॉप खोली थी, और वहीं से हमारी एक छोटी सी टपरी है थी, मतलब फिर कुछ टाइम पहले जब मम्मी पापा यहाँ आए तो वो बंद कर दी। वहाँ मम्मी ड्रेस पीसेस के जो मटेरियल्स होते हैं ना वो सेल करती थी।
आफ्टर डूइंग द होल टपरवेयर और फ्लेम कोकन भवन जाके सब कुछ करने के बाद मम्मी टपरी पे शिफ्ट हुई, वहाँ पे वो खुद बहुत सारे ड्रेस पीसेस के जैसे कटलरी का सामान होता है वो सेल करती थी. तो आई विल नेवर फॉरगेट दैट एंड देयर इज नो शेम इन इट. मतलब आई फील क्योंकि हमें लोगों के बारे में पता नहीं है एंड अनलेस समबडी लाइक अस जो कैमरा के कैमरा पे होता है, हमें लोग इंटरव्यू करते हैं, बट आप हो गए, ये हो गए, हम सब हो गए, हमें इन्हें कोई नहीं करा इंटरव्यू. सो यू डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. सो इट्स लाइक ऑल ऑफ अस, वी ऑल हैव कम फ्रॉम समथिंग एंड बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माता पिता अमीर है और उन्होंने उन्हें प्रोवाइड किया. बट आधे से ज़्यादा लोग आप इस मुंबई शहर में देखेंगे जो खुद अपनी चीज़ें बना रहे हैं, लोग पीजी में रह रहे हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर कुछ बन रहे हैं लाइफ में. तो आई वुडेंट से ओ मेरे साथ मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी बहुत उदास रही. नहीं, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम. एंड जब मैं पहली बार मैंने पीजी वगैरह में रहने के बाद जब पहली बार फ्लैट रेंट किया था खुद के पैसों से, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हॉल में बैठी थी विंडो के पास ऐसे सीट पे और बस आंखों से आंसू आ रहे थे कि यार आयशा खुद का फ्लैट रेंट किया है मुंबई में और आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ. मैं उनके सब आसपास है, हर चीज़ है, जो चाहिए वो है, ड्राइवर है, एक्सपर्ट है, मैनेजर है, हर चीज़ है आपके पास. सो मैं कैसे भूल जाऊँ कि मैं कहाँ से आई. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो आई फील कभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट यू, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जिन्होंने सेम स्ट्रगल किया है, जिन्होंने शायद ज़्यादा आपसे कठिन वक्त देखा है. तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो क्या क्या देख लिया, अब तो मतलब बस हो ही नहीं पा रहा है, या मैं तो क्या क्या देखा है, मैं तो बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ. येस यू डिजर्व अ लॉट, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर आर अदर पीपल हु आर मोर हार्ड वर्किंग देन यू, हु हैव डन मोर थिंग्स इन लाइफ देन यू. यू आर जस्ट, आप अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान है कि आपको चीज़ें मिल रही हैं. तो ग्राउंडेड रहो और जो चीज़ें हैं उनका ऊपर वाले से शुक्रिया करो. एक ना मैंने लोगों से पूछा यार वक्त कैसे बदल रहा है, ऐसे पूछा था, आप इसे रिलेट कर पाओगे. एक दोस्त आया था, पॉडकास्ट पे आया था, तो उसने बोला एक ज़माना था जब कैसेट भी लेने जाते थे ना तो पूरा परिवार जाता था. हाँ. और आज जब 1 लाख रुपये फ़ोन खरीदने जाओगे ना तो दुकानदार को बैठने को भी नहीं पूछता. राइट. सो तो ऐसे पैसे की अहमियत बदल गई है. पैसे की तो अहमियत बहुत ज़्यादा बदल गई है. मैं भी आई थिंक पहली बार सोफ़ा खरीदने गई थी, मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ सोफ़ा खरीदने. एंड मुझे अंदाज़ा नहीं था सोफ़ा आता कितने का है. तो 50,000, 40,000, 60,000, भाई सोफ़ा इतना महंगा होता है, इतना तो मेरा महीने का रेंट जाता है. कैसे? हाँ. और रेंट यार, रेंट कितना महंगा हो गया. तो पैसे की व्हाट इज़ 40,000 अनफर्निश्ड फ्लैट इन मुंबई. 40,000 इज लाइक बेसिक, इतना तो चाहिए ही. अरे यार 40,000 क्या होते हैं. 40,000 मेरे पापा महीने का 25,000 कमाते थे और हम एक स्टोरीज पोस्ट करने का भी उतना पैसा नहीं लेते. तो पैसे की अहमियत बदलती जा रही है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है. हर तरीके से जितना हम डिमांड करते हैं हमारे पैसे, वो चाहे जितना हमें चीज़ों पे एक्सपेंड करना पड़ता है, वो हर चीज़ का पैसे पानी की तरह बह रहे हैं आजकल. वो बह बह के बस हमारे पास आ जाए. ब्यूटीफुल. मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आप क्लोज करते हुए ज़रूर बताएं कि लोग कमेंट करते हैं, भाई लिखते हैं ये वो, असली में व्हाट इज़ यू, ये आप मुझे बताओ. आई फील मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं कि आप मतलब एक तो कितने फ्री हैं ज़िंदगी में कि आप बैठ के किसी की चीज़ को देख के इतना फुर्सत निकाल के उस पर कॉमेंट करें. मैं हमेशा जब मैंने कल रात को 12:30 बजे सोने से पहले किसी का एक जस्ट कॉमेंट आया, क्या भाई 12:30 बज रहे हैं यार, सो जा, क्या कर रहा है, हेट कितना वक्त है तेरे पास, सुबह कर ले, आज अभी 12:30 बजे क्या ज़रूरत है. तो लोगों का काम है बोलना. वो जो कहते हैं ना वो चार लोग हमारे आसपास पड़े हैं, तो वो 4 लोगों का काम ही है यही. और वो अपना काम करते रहेंगे, हमें अपना काम करते रहना है. कि फ़र्क मत पड़ने दो आपको कि लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे दिखते हो. हर चीज़ पे लोगों का ओपिनियन है. लाइक लिटरली हर चीज़ पे है. आप कैसे दिखते हो, ये वही लोग हैं जो बोलेंगे अरे यार कितनी मोटी है. फिर आप जब पतले हो जाएंगे, यार मोटी थी तो क्यूट थी, अभी तो अच्छी नहीं लग रही है. यार ये कैसे चलती है, इसके हाथ कैसे, इसकी नाक कैसे, ये बोलती कैसे. ये लोग सोचते भी नहीं है एक बार लिखने से पहले कि आप किसी को कितना कॉन्शियस फील करवा रहे हो उनके बारे में. आप किसी के नाक पे कमेंट कर रहे हो कि इसकी नाक कैसी है. यार उन्होंने थोड़ा ना बनाई है नाक, वो तो ऊपर वाले ने दिया है, उस पर क्या कमेंट करना. बट नहीं, वो भी. और फिर जब आप कुछ करेंगे उस नाक को ठीक करने के लिए,
अरे यार ये तो पूरा सर्जरी है यार, ये इन्होंने तो ये पूरा ये किया हुआ है। तो इन लोगों का काम ही है ये। एंड आई फील ये वो लोग नहीं है जो डिफाइन करते हैं मुझे। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और मेरी मॉम ने कहा था मुझसे ये कि आप इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आंसर करो, मम्मी पापा और भाई। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या सोचता है से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक ऊपर वाला ऑफ कोर्स, उसको जवाब देना है। तो ये है, और ये लोग आपको डिफाइन कभी नहीं कर सकते। आई फील हम खुद को उस पोजीशन में डेफिनेटली डालते हैं जहाँ लोग आपके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करें। आप एक व्हेन यू आर इन पब्लिक, लोग फ्री फील करते हैं आपके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करेंगे, विच इज़ फाइन। आप रखिए अपना गंदा ओपिनियन अपने पास। हमें एक जाते जाते आपसे एक बात करता हूँ, कहता हूँ मैं, लोग कहते हैं ना चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। मैं कहता हूँ चढ़ते हुए सूरज को तो बिल्कुल सलाम करे, बट जब ढलते हुए होगे ना तब भी आप दुख मत मनाना, क्योंकि आदमी तो चढ़ते हुए सूरज का मजा ना ले, क्योंकि वक्त पलटता रहता ऐसा ही है। और ये आई थिंक रीत है हमारे। आप हर जगह ये चीज़ फील करेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो परिवार में अमीर इंसान है, जो अमीर भाई है, उसकी इज़्ज़त अलग होती है, जो नहीं कमा रहा है उसकी इज़्ज़त अलग होती है। कोई आपने 4 फ्लॉप फिल्म्स दे दी, मीडिया आपको पूछेगी भी नहीं, आपने 2 हिट्स दे दी, बस आप फिर तो आप शहंशाह, आपके आसपास लोग घूमेंगे। तो इट्स ऑलवेज दैट। एंड आई थिंक वो वक्त होता है जब आपको पता चलता है कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। तब आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे बेटा आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, चलो आप घर से निकलो, आपको डिसोन कर रहे हैं। उस वक्त कौन आपके साथ खड़ा होता है, या उस टाइम पे कौन खड़ा होता है, बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ हमें खुद पे इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हम भी ऐसा ना सोचते हुए भी कर जाते हैं कि ओ अच्छा ये ही इज़ फेमस, और ये ही इज़ रिच, ओ अच्छा, वी गेट फैसिनेटेड बाय दीज थिंग्स। आई फील जब हम इंसान को उस ऊपरी चीज़ के अलावा देखना शुरू करेंगे ना, कि वो इंसान कैसा है, दैट शुड अट्रैक्ट यू। कि यार आपने कौन सी घड़ी पहनी, कौन सी शर्ट पहनी, इसलिए मैं आपसे बात करूँ, या इसलिए मुझे लगता है आप मेरे फ्रेंड बनने चाहिए, तो फिर क्या फ़ायदा। आप क्या हैं, आपकी जर्नी क्या है, आपकी लाइफ कैसे रही है, आप यहाँ बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, आपने घड़ी खरीदी तो कैसे खरीदी, पहली घड़ी कब खरीदी थी, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। ये चीज़ें जब तक आपको अट्रैक्ट ना करें ना इंसान में, तब तक आप खुद भी नहीं समझ पाते कि वो आप खुद कैसे हैं। कि आप चढ़ते हुए लोगों को ही सिर्फ अपने आसपास रखना चाहेंगे, या गिरते हुए, या इंसान को रखिए कि वो इंसान कैसा है। मेरे दोस्त वो होने चाहिए जो मुझे लगे जिनको मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, जिनसे इंस्पायर हो सकती हूँ। वो नहीं कि यार ओ ये तो बहुत फेमस लोग हैं, ये 4 लोगों के साथ मैं घूमूंगी तो मेरा नाम बनेगा, मैं इंडस्ट्री के साथ एकदम टॉप अप रहूँगी, और एकदम लोगों की नज़र में रहूँगे कि ना यार किसके साथ घूमता है। नहीं, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता आप अच्छे इंसान है, मैं क्यों घूमूँ आपके साथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मज़ा आया बात करके।